नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केआर स्टडीज हब पे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे वर्तमान जो परिस्थिति बना है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो राइज हुआ है, इन सब के बीच रूस ने भारत को किफायती रेट पे क्रूड ऑयल ऑफर किया है कुछ दिन पहले। आपको पता होगा इसके बारे में। साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो क्रूड ऑयल है वर्ल्ड मार्केट में उसका प्राइस कितना वोलेटाइल है। इस ग्राफ को देख के आपको पता लग रहा होगा, और लगभग 8 मार्च के आसपास से अपने पीक पे था रिसेंटली, अबाउट 128 या 123 डॉलर्स पर बैरल। एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं तो ये लगभग 108 के आसपास है अभी भी पर बैरल। तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कितना वोलेटाइल है, इस ग्राफ को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो इस बारे में आपको जानकारी होगी कि कितनी वोलेटिलिटी है। चूंकि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं जो क्रूड ऑयल है, तो हमारी जो जरूरत है उसका लगभग 80% रिक्वायरमेंट जो है हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं। और जहां तक हमारे देश का सवाल है, हम थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, और कंज्यूमर भी हैं थर्ड लार्जेस्ट। तो इन सब सिचुएशन में अगर हमें कोई ऑफर करता है थोड़ा किफायती रेट पे क्रूड ऑयल, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए ही नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी भी प्रोडक्ट को, क्रूड मटेरियल को अगर वैल्यू एडिशन उसमें करना है तो एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा ट्रेडिशनल अभी सोर्स है वो ऑयल ही है। हालांकि अल्टरनेटिवली बहुत सारे विकल्पों पर विचार हो रहा है अभी, लेकिन एट प्रेजेंट अभी भी इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये सबसे बड़ी जो सोर्स है एनर्जी की वो ऑयल और नेचुरल गैसेस ही हैं। फर्दर हम ट्रांजिशन करें कहीं दूसरे सोर्सेस पे, और कोशिश भी हो रही है उसमें, वो अलग बात है। तो रूस ने हमें ऑफर किया है, और भारत के जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने कुछ ऑफर को एक्सेप्ट भी किया है। इसी बीच ईरान ने भी ऑफर किया है क्रूड ऑयल को इंडिया को देने के लिए, और एक मैकेनिज्म है रूपी और रियाल मैकेनिज्म करके, इसके बारे में बात की गई है। तो डिटेल्स में हम ये सब इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक दोनों लिहाज से, और डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। जहाँ तक ईरान का बात रहा, हमारा रिलेशन ईरान से पुराने समय से ही अच्छा रहा है। ये कोई ऑल ऑफ सडन ईरान नहीं ऐसा बोल रहा है। इमीडिएट जो हमारा नेबर है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के वेस्ट में लगा हुआ ईरान है। तो डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, और अरबियन सी से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले थे, जैसे कि चबहार के बारे में हम लोग जानते हैं। हालांकि अभी उतना सिग्निफिकेंस इसका नहीं रहा, बिकॉज जब से वहाँ पे अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे तालिबान का शासन व्यवस्था है, तो इस बारे में जरूर कुछ आगे प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड तौर पे नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेड अफेयर्स के मामले में ईरान से हमारा रिलेशन पहले से अच्छा रहा है। लेकिन 2018 का जो फिजिकल ईयर था उसमें डिफरेंट जो सैंक्शंस लगाए गए न्यूक्लियर डील के फेल होने के कारण, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद से बहुत सारे कंपल्सन्स हो गए, ऑब्लिगेशंस हो गए इंडिया पर भी, जो ट्रेड था उसको कम करने का, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड रिलेशंस कुछ वीक हुए। कुछ नहीं, अगर फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो काफ़ी ड्रॉप किया वो अमाउंट। तो इन सब मुद्दों पे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए, ईरान जो है, ईरान के बारे में बात करें तो एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है। ऊपर ऊपर यानी कि नॉर्थ में कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान है, साउथ में पर्शियन गल्फ है, और साउदर्न ईस्ट में अरबियन सी है, जो कि अरबियन सी के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया भी अरबियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इस प्रकार से जो वाटर रूट है, जलमार्ग, इससे ट्रेड ज्यादा से ज्यादा किए जाते हैं। तो इन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट में जो एम्बेसडर हैं रसिया के, सॉरी, ईरान के, उन्होंने कहा इंडिया से, ईरान इज रेडी टू मीट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है। एज वर्ल्ड पावर्स एंड तेहरान ऑन लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट द ओपेक मेंबर, नेगोशिएशन इज ऑन। ऑलरेडी इस बारे में निगोशिएशन हो रहा है, इस बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड पावर्स और तेहरान की आपस में बात हो रही है, जो उनके ऊपर सैंक्शन लगा है उनको हटाने की या उनको लूज करने की। बिकॉज जो अभी वर्तमान में परिस्थिति बनी है वो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध से वो कहीं ज्यादा कठिन दौर है। तो उस लिहाज से इस बारे में बात हो रही है कि जो ईरान पर सैंक्शन है उसको थोड़ा लिफ्ट किया जाए, हटाया जाए। तो इसी परिस्थिति के बीच में ईरान के जो इन्वेस्टर हैं, इन्होंने ये ऑफर इंडिया के पास रखा है। अभी कुछ दिनों पहले जब सैंक्शंस नहीं लगा था, 2018 का जो फिजिकल ईयर था 18-19 का, उसमें जो ईरान है वो हमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं क्रूड ऑयल के, उसमें दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पे इराक था, अभी भी है इराक। दूसरे स्थान पे ईरान था। ठीक है। लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किए तो सैंक्शंस री इम्पोज हो गया, जिसकी वजह से वो ऑयल एक्सपोर्ट जो वो हमें करते थे, हमारे कंट्री को, वो बहुत ड्रॉप हो गया। ठीक है। तो रूपी रियाल मैकेनिज्म, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में, वीडियो के शुरू में बताया, उसमें ये मैकेनिज्म है कि जो इंडिया क्रूड ऑयल का प्राइस ईरान को पे करेगी, वो रुपीज में करेगी इंटरनल बैंक को, और जब इंडिया को पे करेगा ईरान कुछ अदर मटेरियल्स के लिए, क्योंकि केवल ऑयल ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जिनकी ट्रेडिंग होती है आपस में इंडिया और ईरान के बीच। तो उन्हीं रुपीज को वापस ईरान इंडिया को पे करेगा। इस प्रकार से थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बचेगा, और बाकी इस तरह के जो सैंक्शंस होते हैं, फ्रिक्वेंटली लगते रहते हैं, उनको भी अवॉइड किया जा सकेगा। क्योंकि वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, जिसमें कि ज्यादातर पेमेंट होता है ट्रेड में, उन पे बैन किया जाता है। तो उससे राहत मिलेगी, और थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन इसमें नहीं होने से कॉस्ट भी घटेगा। ठीक है। तो इस मैकेनिज्म पे बात हो रही है। इंडिया वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर है और कंज्यूमर है, जैसा कि मैंने बताया, और 80% अपना इंपोर्ट से ही रिक्वायरमेंट की पूर्ति करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट भी है इंडिया, है ना। कंप्लीटली बार्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन बार्टर लाइक मैकेनिज्म है। बिकॉज ये आपस में दो देशों के बीच की बात है, और रुपीज को लोकल बैंक में रिसीविंग होगी, और फिर उसका यूज आगे की ट्रेडिंग के लिए होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। तो एक महत्वपूर्ण स्टेप है ये। और ये एनर्जी प्राइसेस हाइक होने से बाकी सारी चीजों, प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस हाइक होते हैं, और ट्रेड में भी जो ट्रेड का डेफिसिट हमारा है इंडियन कंट्री का अपना, वो भी बढ़ता है, जिसको कि काबू में रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए।
है ना। ट्रेड डेफिसिट आपको पता होगा कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो वो हमारे इकोनॉमी के अगेंस्ट में होगा वो चीज़, उसको डेफिसिट कहेंगे। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा तो वो डेफिसिट नहीं रहेगा, फिर ट्रेड डेफिसिट वो सरप्लस में रहेगा। तो अभी अपना जो है ट्रेड डेफिसिट है, और इन सब चीज़ों की वजह से जो ग्लोबल उठापटक होते रहता है, ये एनर्जी प्राइसेस में हाइक होना, कभी किसी देश का किसी देश से तनाव हो गया, वर्ल्ड पावर्स जो हैं उसकी वजह से जब प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली हाई जाते हैं तो हमारे ऊपर उसका बहुत नकारात्मक, हमारे इकोनॉमी पर नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये दो जो ऑफर्स आए हैं अभी, पहले रूस से उसके बाद ईरान से, तो ये हमारे फेवर में है। इसके बारे में हमारे ऊपर कोई अत्यधिक दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि रूस से बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत जो है यूरोपियन कंट्रीज की भी पूरी होती है। तो केवल भारत के लिए इस बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, चाहे कोई भी हो वर्ल्ड पावर। केवल इंडिया के बारे में ऐसा नहीं कर सकता, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि आप मत लो, बाकी लोगों की ज़रूरत तो पूरा होगी, है ना। तो इसके बारे में कोई कांस्टेंट नहीं है इंडिया के ऊपर। देखते हैं ईरान के बारे में जो बात हो रही है वर्ल्ड पावर्स में और तेहरान में, उसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है। अगर कंक्लूजन निकल के आता है, लिफ्ट बैन होते हैं और इन सब चीज़ों पर काम होता है जिस बारे में इन्होंने ऑफर किया है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे कंट्री के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रूड ऑयल के अलावा इंडिया और ईरान के बीच में बहुत सारे ट्रेड मटेरियल्स हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, सेल्स है, टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, और भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं दो जो दोनों देश शेयर करते हैं आपस में। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अब प्रोवाइड किए जाते हैं ईरान को इंडिया के द्वारा। तो काफ़ी इनरिच रिलेशनशिप है इस मायने में देखा जाए तो, रहा है पहले से ये रिलेशन। अगर ये सकारात्मक दिशा में बात जाती है, ये जो वर्ल्ड पावर्स आपस में मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अगर लिफ्ट बैन होता है तो हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे कंट्री के लिए उस लिहाज से ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिस पर ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट विचार कर रही होगी। ये भी हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्च 2019 की बात है, पहले 17 बिलियन डॉलर का इंडिया ईरान का ट्रेड था, जब तक सैंक्शन नहीं लगा था, न्यूक्लियर डील के फेल होने से पहले, जब तक सैंक्शन नहीं लगा था, 17 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड रिलेशन था, दोनों में ट्रेड था इतना का। लेकिन जब सैंक्शन लग गया तो ये लगभग इस फिस्कल ईयर जो हम अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, पिछले अप्रैल से लेके इस मार्च तक जो चलेगा, उसके जो फर्स्ट 10 मंथ्स है उसमें $2 बिलियन रह गया है। मतलब अप्रैल से जनवरी तक, ये अभी मार्च चल रहा है, मतलब लास्ट चल रहा है, तो ये जनवरी तक जो है फर्स्ट 10 मंथ्स में प्रेजेंट फिजिकल ईयर का मात्र 2 बिलियन रह गया है। तो कितना ड्रेस्टिकली ड्रॉप हुआ है आप देख सकते हैं इन सब सैंक्शंस की वजह से। ठीक है। ईरानियन मिनिस्टर जिनका नाम है अली चेगेनी, उन्होंने ये बात बताई है कि अगर सकारात्मक दिशा में ये जाता है जो बातचीत हो रही है, और रूपी रियाल ट्रेड जो है मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है ये साकार होता है, मतलब इन एक्शन इस पे काम होता है, तो बाइलेटरल ट्रेड जो है वो 30 को टच करेगा, $30 बिलियन को। ठीक है। तो ये था इसमें, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल इकोनॉमिक्स के लिहाज से बल्कि ग्लोबल रिलेशनशिप जो है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जहां देश के हित की बात हो वहां पे आगे बढ़ के इस पर अपने हित को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप अपना विचार जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि न केवल मेंस और प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं, बल्कि इंटरव्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पर आपका ओपिनियन पूछ लिया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में आपका क्या विचार है। जब इस प्रकार की स्थिति वर्ल्ड में बनी हुई हो तो आपके हिसाब से क्रूड ऑयल वहां से लेना उचित है कि नहीं है, जब सारे देश उस पर बैन लगा रहे हो,
और इस प्रकार की बातें आपसे आती हैं, तो इन सब चीज़ों पर विचार करके एक ठोस विचार डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।